मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बाड़मेर के मीडिया परिवार के सब साथियों का कि बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के एक छोटे से बुलावे पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आए हैं। आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आज इस अनौपचारिक प्रेस से बातचीत के पल पर जब हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब के अभिभावक स्वरूप आदरणीय दिलीप जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से लेके महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक के लिए पूरे देश भर में एक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित कर रही थी। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर परिवार के मुखिया आदरणीय अनंत बिश्नोई जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों का और परिवार के सब सदस्यों का कि उन्होंने इस सेवा पखवाड़ा के सेवा पर्व के निमित्त जो भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने, देश और प्रदेश के नेतृत्व ने जो कार्यक्रम तय किए थे, सेवा के उन सारे सोपानों को बहुत गंभीरता के साथ में और कार्यक्रम और बृहत्तर समाज की कार्यकर्ताओं की और बृहत्तर समाज की बड़ी उपस्थिति के साथ में कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पूरे देश भर में जिस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, स्वच्छता से लेकर के गरीब कल्याण से लेकर के और सेवा के विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित हुए हैं, उन्होंने निश्चित रूप से पार्टी में तो एक नई चेतना और ऊर्जा का व्याप किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ में समाज में भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति के रूप में एक नई अमिट छाप छोड़ने में कामयाबी प्राप्त की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदयपूर्वक इस महनीय कार्य के लिए धन्यवाद करते हुए अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने और देश की सरकार की पहल पर जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ी पहल की और भारत में जीएसटी रिफॉर्म्स की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है। मैं आप सबके स्मरण के लिए, आपके श्रोताओं के स्मरण के लिए कहना चाहता हूं कि जब 2017 में देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में एक देश एक बाजार एक कर, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स की कल्पना करते हुए जीएसटी की व्यवस्था देश में लागू की थी। उससे पहले देश में अनेक तरह के कर, अलग अलग तरह के कर की दरें होती थी। टैक्स ओवर टैक्स जो लगता था, उसके कारण से, कैस्केडिंग टैक्स के इम्पैक्ट के कारण से उपभोक्ताओं को दोहरे तिहरे टैक्स की मार झेलनी पड़ती थी, वस्तुओं के ऊपर अधिक टैक्स चुकाना पड़ता था। व्यापारियों के लिए भी लगभग 26 तरह के टैक्स लागू थे और उन टैक्स की इंस्पेक्टर रिजीम उनके ऊपर परमानेंट खड़ी थी। व्यापारी व्यवसायियों को सहूलियत हो, आम जन को टैक्स की राहत मिले और देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम शुरू हो, इसको लेकर के एक साहसिक फैसला किया गया था। और मैं आज 2017 से 8 साल बीत जाने के बाद भी पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था ने जिस तेजी के साथ में प्रगति की और जिस तेजी के साथ में विस्तार को प्राप्त किया, भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आकर के खड़ी हुई और अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, तीसरे नंबर की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रही। इस मुकाम को हासिल करने में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत की इकोनॉमिक रेटिंग दुनिया की एजेंसीज, ग्लोबल इकोनॉमिक रेटिंग एजेंसी जो है निरंतर इम्प्रूव कर रही हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़े कारण है, उनमें से एक कारण ये जीएसटी लागू करने का फैसला था।
विपक्ष ने उसको लेकर के अनेक तरह की भ्रांतियां पैदा करने की भी कोशिश की। जीएसटी को पता नहीं किन किन नामों से पुकारने की कोशिश की, लेकिन आज जीएसटी का प्रभाव पूरा देश देख रहा है। एक तरफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसके कारण से हुआ है, व्यापार करने में सुविधा हुई है, दरें कम हुई है, और टैक्स कलेक्शन और टैक्स स्पेन दोनों बढ़ा है। जहां पहले कुछ लोग मिलकर के ज़्यादा टैक्स पे करते थे, आज ज़्यादा लोग मिलकर के कम टैक्स पे कर रहे हैं। भारत के टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या 3.5 गुना बढ़ी है। और टैक्स कलेक्शन की अगर दृष्टिकोण से देखें तो जब जीएसटी रिजीम लागू हुई थी 2017 में, तब एवरेज नेशनल टैक्स कलेक्शन जो है वो 60-70 हज़ार करोड़ के रूप में बीच में प्रति माह होता था। पहले महीने में 63-64 हज़ार करोड़ था, और 6 महीने का अगर एवरेज निकालूं तो 65,000 करोड़ रुपए था। वो बढ़कर के आज इकोनॉमी की ग्रोथ के चलते हुए, टैक्स स्पेन बढ़ने के चलते हुए ऑल टाइम हाई 2,34,000 करोड़ रुपए एक महीने, और एवरेज अगर पिछले 6 महीने का निकालूं तो भी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। जब टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, सरकार ईमानदारी के साथ में टैक्स कलेक्ट करती है, ईमानदार टैक्स पेयर्स का सम्मान करती है, तब उस टैक्स कलेक्शन के पैसे से देश की सरकार गरीब के कल्याण के निमित्त काम कर पाती है, गरीब के घर में शौचालय बना पाती है, गरीब का मकान बना पाती है, गरीब के घर में बिजली पहुंचा पाती है, गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा पाती है, गरीब को अधिक संसाधन उपलब्ध करा पाती है, और दूसरी तरफ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर काम कर पाती है। लाखों किलोमीटर सड़क बनाती है, नया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, देश में आधुनिक एविएशन का जो है हवाई सेक्टर को खड़ा करती है, और पूरे देश में एक युगांतरकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस 7 साल की यात्रा में जब ये कहा गया था, आशंकाएं व्यक्त की गई थी स्टेट्स के द्वारा कि नई टैक्स रिजीम लागू होने के कारण से उनको नुकसान हो सकता है, मोदी जी की गारंटी थी कि जिस भी राज्य को जो नुकसान होगा उसका मिनिमम टैक्स पर कलेक्शन जो है एवरेज 2017 से पहले का था, उतना गैप जो है वायबिलिटी भारत सरकार गैप पे करेगी। और मैं गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि भारत सरकार ने निरंतर बिल्कुल समय पर सब राज्यों को बिना पॉलिटिकल बाउंड्रीज को में फंसे हुए उसको पे किया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 10 तारीख को महीने के हर साल टैक्स डिविडेंड का पैसा जो स्टेट का कॉम्पोनेंट है वो स्टेट्स को जाता है। पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ होगा आज़ाद भारत की कि टैक्स का पैसा 1 तारीख को देश की सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया। 12 महीने में 14 किस्त सरकार राज्यों को देती है, वो अब की बार की किस्त जो है 2 बार किस्त देने के लिए एक बार 1 तारीख को ही वो किस्त दे दी गई। क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, देश की सरकार के पास संसाधनों की प्रचुरता हुई है, तब उसकी राहत जो है उपभोक्ता को मिलनी चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया फैसला हुआ, टैक्स की स्लैब्स को बदला गया। अब केवल 18% और 5% 2 ही स्लैब रखी गई। जो भी टैक्स, जितनी भी उपभोक्ता के काम आने वाली वस्तुएं, हम सब के दैनंदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं, डे टू डे यूज़ में कंज्यूम होने वाली वस्तुएं, उन सब पर या तो टैक्स 0 कर दिया गया या 5% कर दिया गया। लाल किले के प्राचीर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान करते हुए, देश को संबोधित करते हुए जो स्वतंत्रता दिवस के दिन बात कही थी कि अब की बार देश 2 दिवाली मनाएगा, हम सब ने देखा कि उपभोक्ता के असामान्य उपभोग की सारी वस्तुओं पर टैक्स कम हुआ, और उसका परिणाम देख रहे हैं कि देश में एक तरफ डिजिटल पेमेंट, उपभोक्ता के सामान्य उपभोग की वस्तुओं को खरीदने का जो डिजिटल पेमेंट है वो ऑल टाइम हाई हुआ है, उसमें 31% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर जिस तरह से हमारे टीवी सस्ते हुए, मोबाइल सस्ते हुए, हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप सस्ते हुए, उनकी खरीद जो है उसमें 29% का इजाफा पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस बार देखने को मिला है। अभी तो दिवाली दूर है, इस बार दिवाली में मार्केट जो है वो जिस तरह से बूम करेगा, लोग आशंका व्यक्त करते थे कि टैक्स कम कलेक्ट होगा, लेकिन माननीय मोदी जी का ये भरोसा था, और हमने बार बार गंभीरता के साथ में इस बात को कहा था कि टैक्स कम करने से टैक्स कलेक्शन कम नहीं होता, ये हमारा कन्विक्शन है, टैक्स बढ़ेगा, और अब की बार एक नया बेंचमार्क उसको लेकर के क्रिएट होगा। देश के लोगों ने 2 बार दिवाली मनाई, और मैं आप सारे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को हृदयपूर्वक उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। इसी क्रम में अभी हम सब ने देखा एक ऐसा संगठन जो हम सब का मातृ संगठन है, उसकी यात्रा 100 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है। उसको लेकर के मेरे मंत्रालय ने
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने जो एक स्मृति सिक्का स्मरणोत्सव पर 100 वर्ष के इस यात्रा ऐतिहासिक पल पर जो जारी किया और एक डाक टिकट जो जारी किया, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 1 तारीख को रिलीज़ किया है। और उस सिक्के पर जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत के सिक्के पर माँ भारती का चित्र जो है उस पर उकेरा गया और देश के लाखों स्वयंसेवकों ने उस दिन बहुत प्रसन्नता व्यक्त की होगी, उनके मन में खुशी हुई होगी कि उस माँ भारती की प्रतिमा को वंदन करते हुए स्वयंसेवकों को उस पर उकेरा गया। इसी क्रम में एक स्टैम्प जब 62 की लड़ाई के बाद में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 1963 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को एक दुर्लभ अवसर मिला था कि हमने उस समय का राजपथ और वर्तमान का कर्तव्य पथ, उस कर्तव्य पथ पर रिपब्लिकन डे परेड, गणतंत्र दिवस की परेड में स्वयंसेवकों ने गणवेश सहित हिस्सा लिया था। उस स्टैंप पर उसको उकेरा गया। एक ऐसा संगठन जो 100 साल पहले परम पूजनीय आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर साहब ने प्रारंभ किया था और उनके साथ कुछ उंगलियों पर गिन सकने जितने स्वयंसेवकों ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना है और पूरे भारत में लाखों ऐसे लोगों का सृजन, व्यक्तित्व निर्माण की उस पाठशाला और पद्धति ने किया, जिसके निर्माण का एक मंत्र जो डॉक्टर जी ने दिया वो था व्यष्टि से समष्टि का निर्माण। व्यक्ति को संस्कार में नहीं बना करके संस्कार में ही लोगों की फौज खड़ा करना, संस्कार में ही लोगों से संस्कार में ही परिवारों का निर्माण करना, संस्कार में ही परिवारों से संस्कार में ही समाज का सृजन करना और संस्कार में ही समाज से संस्कार युक्त राष्ट्र का सृजन करना। भारत के संस्कारों पर, भारत के सनातन सभ्यता पर हम लोग गर्व कर सकें, ऐसे नागरिकों की फौज तैयार करना। मुझे याद आता है जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, उस समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद की जीते हुए छात्र संघ के पदाधिकारियों ने एक देश भर के छात्र नेताओं का सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मेरे मित्र अवधेश शर्मा साहब, महामंत्री मोनिका जी, उन सब ने जब कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आए थे और मुझे याद है चंद्रशेखर जी जो संघ के स्वयंसेवक या उस विचारधारा के साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन उन्होंने उस मंच से एक बड़ी बात कही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में लाखों लोगों की ऐसी एक श्रृंखला, एक ऐसी फौज खड़ी की है जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और देश में अटक से लेकर के कटक तक ऐसे लोगों का सृजन उन्होंने किया है जो एक ही विषय पर एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और एक ही राष्ट्र विरोधी किसी बात का एक ही तरह से प्रतिकार करते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी बात जो कही थी वो ये थी कि अब भारत का कभी विभाजन या अहित नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ऐसी फौज इस देश भर में खड़ी कर दी। उस संगठन के 100 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है। वो निश्चित रूप से उस लक्ष्य श्रद्धेय स्वर्गीय केशव बलिराम हेडगेवार जी ने तय किया था, हम उसकी तरफ अनेक कदम आगे बढ़ें, लेकिन हम सब स्वयंसेवकों के लिए एक अवसर है जब हम और गति के साथ में काम करते हुए उस लक्ष्य का संधान करने, उस लक्ष्य तक पहुंचने। और जो उन्होंने मार्ग बताया था कि देश के सामान्य मानवी, बिना किसी भेद के देश के सामान्य मानवी की शक्ति का सृजन करके और हम देश को आगे बढ़ाएं, उनके बताए हुए रास्ते पर माननीय मोदी जी की सरकार गरीब को गणेश मान करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने के मार्ग से आगे बढ़ती हुई उसकी शक्ति का संचय करके आज आगे काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजस्थान में भी ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में इस देश को, जब भारत बदल रहा है, भारत विकसित होने की दिशा में तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, तब इस विकसित होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन राजस्थान बने, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि बाड़मेर भी जिस तरह से आने वाले समय में बाड़मेर के नेचुरल रिसोर्सेज की ताकत के आधार पर, बाड़मेर में पर्यटन की अपार संभावनाओं की ताकत के आधार पर
इस पूरे पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से औद्योगिक निवेश आने वाला है, उस ताकत के आधार पर बाड़मेर और ये पश्चिमी राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन आने वाले समय में बनेगा, औद्योगिक निवेश का एक बड़ा केंद्र बनेगा। क्योंकि उसके लिए जो आवश्यकता होती है, पहली इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, दूसरी जो है कम्युनिकेशन और कम्यूटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आवागमन और बातचीत के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। उन दोनों पर बहुत गंभीरता के साथ में काम हुआ है। पानी यहाँ तक पहुँचे, इसको लेकर के भी बाड़मेर सौभाग्यशाली है कि हमें गुजरात से नर्मदा का पानी मिल रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो इंडस वैली ट्रीटी को, सिंधु घाटी जल समझौते को भारत सरकार ने रद्द किया है, उसको एबेंस में रखा है, उसके चलते हुए भविष्य में हो सकता है उसमें कुछ समय लेकिन भविष्य में जिस तरह से उसके पानी का लाभ राजस्थान को होने वाला है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में ये पश्चिमी राजस्थान जो है देश की ग्रोथ इंजन बनेगा। क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास पावर है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास में उद्यमशीलता है, इंडस्ट्रियसनेस है। यहाँ के लोगों की उद्यमशीलता पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से एक बहुत सुनहरा भविष्य, जिस तरह के सक्षम हाथों में नेतृत्व राजस्थान और भारत में है, मैं एक बहुत सुनहरा भविष्य भारत के साथ साथ में राजस्थान और विशेष रूप से इस पश्चिमी क्षेत्र का देखता हूँ। आप सबको विजयादशमी गई है। विजयादशमी हमारे लिए, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए दीपावली से भी बड़ा त्यौहार है। हम रावण का दहन हर साल करते हैं। रावण जिसको भगवान श्री राम ने हजारों साल पहले अन्याय, अहंकार और अधर्म के प्रतीक मानते हुए उसको समाप्त किया था, उसका वध किया था। हर साल हम रावण का दहन करते हैं। इस संकल्पना के साथ में, इस विचार के साथ में हमारे ऋषियों मनीषियों ने इसको प्रतिपादित किया कि हर साल हम इस बात का आकलन कर सकें, आत्मावलोकन कर सकें, इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। हर साल हम इस विषय से सीख ले सकें कि अंततः अहंकार हारता है, स्वाभिमान जीतता है, अन्याय की पराजय होती है और न्याय की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है। और मैं ये मानता हूँ कि अब की विजयादशमी पर निश्चित रूप से हम सब ने ये संकल्प लिया होगा, हम सब ने अपना आत्मावलोकन किया होगा, अपने मन में जो अहंकार है, अपने मन में जो राग, ईर्ष्या, द्वेष है, उन सब का हम समाप्त करें। आपके सब दर्शकों को और आपको आने वाले समय में दीपावली का त्यौहार आएगा, धन्वंतरी त्रयोदशी का त्यौहार आएगा, जहां हम एक तरफ निक्षय और अक्षय संपत्ति हम सबके घर में वास हो, इसकी शुभकामनाएं आप सबको देता हूं, आपके दर्शकों को देता हूं। उत्तम स्वास्थ्य मिले, धन्वंतरी त्रयोदशी की आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। अब की बार की दीपावली आपके और आप सबके दर्शकों के लिए एक नई रोशनी लेकर के आए, एक नई ऊर्जा और ऊष्मा लेकर के आए। ऐसी शुभकामनाओं सहित एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। सर, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 3-4 दिन से बच्चों की लगातार है वो खांसी की सबसे 4 बच्चों की मौत हो गई है। 35 के आसपास है बच्चे हैं वो गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। अशोक गहलोत ने भी आधा घंटे पहले कहा कि सरकार ने अगर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। चिकित्सा मंत्री का कल आपने जोधपुर के अंदर बयान सुना होगा के साथ इस तरीके से क्या लगता है इस जैसे गंभीर मुद्दे पर भी सरकार ने जो अभी तक की जो कार्रवाई की है उससे आप खुद संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको इस विषय के प्रसंग में बहुत स्पष्टता के साथ में एक बात कहना चाहता हूँ। ये विषय राजनीति का विषय हो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो गहलोत साहब जो अभी इस पर ज्ञान दे रहे थे, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ कि उनके ही शासनकाल के समय में, उनके ही गृह क्षेत्र जोधपुर में एक अस्पताल में एक दिन में 27 प्रसूताओं की गलत जो है आईवी इन्फ्यूज़न होने के कारण से मृत्यु हुई थी। उनको याद रखना चाहिए, ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो भी ड्रग्स ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनती है उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बने, उससे पहले उसकी जांच, हर बैच की जांच की उसकी पद्धति और व्यवस्था बनी हुई है। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि भारत और भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और भारत की कानून व्यवस्था ने जो ग्लोबल पैरामीटर्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उससे कहीं स्ट्रिंजेंट व्यवस्थाएं अपने यहाँ कर रखी। और इसी के चलते हुए हम सब इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि आज भारत, इट इज़ नोन एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया को सबसे ज़्यादा अगर दवाइयाँ किसी एक देश से मिलती है तो वो भारत से मिलती है। हम दुनिया, विश्व की औषधशाला के रूप में हमारी पहचान बनी।
ये विषय संज्ञान में आया है। मुझे सुबह भी जोधपुर में मीडिया के मित्रों ने ये बात पूछी थी। मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत में इसको लेकर के कानून जो है वो इतना सख्त है और उसमें ज़ीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है, कहीं किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन इस विषय की ठीक से जांच हो, जिसको हम सब मिलकर के सुनिश्चित करेंगे। देश और प्रदेश की सरकार दोनों के औषधि विभाग जो हैं इसको लेकर के, ड्रग डिविजन्स इसको लेकर के कंसर्न है, वो इस पर कार्रवाई करेंगे और जांच के बाद में निश्चित रूप से जो दोषी हों उनके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई हो, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि इसको राजनीति का रंग देना न तो उचित है और न ही लोकतंत्र के हित में। आप संतुष्ट हैं क्या सरकार की अब तक की? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी कार्रवाई प्रारंभ हो उसको लेकर के और कार्रवाई का अंत तक न पहुंचे, उसके लिए बीच में संतुष्टि और असंतुष्टि का विषय नहीं होता, उसकी गति और बढ़े। लेकिन अंततः सरकार का संकल्प ये है, जो मैं संतुष्टि के साथ में कह सकता हूं, कि जो कानून बना है भारत का उस पर हम सबको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो विश्व में सबसे स्ट्रिंजेंट कानून हमारे यहाँ पे है। जो व्यवस्था हमारे यहाँ पर है कि इस पर किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस इन्फ्लुएंस नहीं हो, उसको लेकर के मुझे भरोसा है। बाकी ये जांच का विषय, मुझे लगता है शीघ्र इसका परिणाम आएगा। ओरन को लेकर लगातार एक लास्ट सवाल है सर, ओरन को लेकर इस इलाके के अंदर पिछले 3-4 सालों से जबरदस्त तरीके से आपका तो विशेष प्रेम, आपने लंबा समय चाहे गडरा से लेकर पोखरण, जैसलमेर के इलाके का, ओरन को लेकर सरकार ने जो कुछ किया, लगातार कंपनियों को जमीन दी जा रही है, सोलर को लेकर, इन तमाम कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपने इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे क्या कुछ पहल की है? देखिए, मैंने कल रात में जब मैं भादरिया राय से, तो मुझे लगता है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा ओरन है। यस। मैं जब वहाँ पंचायत उद्घाटन के कार्यक्रम में कहा गया था, मैंने अपने भाषण में भी वहाँ इस बात का उल्लेख किया था कि ओरण, गौचर, तालाब या नाडी और पायतन, उसका अगोर और मंदिर माफी की जमीन, हमारे पूर्वज विजनरी थे और वे जानते थे कि ये पांचों गांव के इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मंदिर हमारे स्वायत्त बने रहें, इंडिपेंडेंट बने रहें, किसी पर उनकी डिपेंडेंस न हो, इसको लेकर के हमारे पूर्वजों ने, हमारे शासकों ने आज़ादी से पहले जिन लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था थी, उन्होंने मंदिरों को मंदिर माफी की ज़मीन दी थी। तालाब जो हमको जल देते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, वो निर्बाध रूप से भरे रहें, उसको लेकर के उनके अगोरों को चिन्हित किया था, उसके लिए ज़मीन डेडिकेट की थी। हमारा गौधन चर सके उसके लिए गौचर की व्यवस्था की थी, उसके लिए ज़मीन छोड़ी थी। जलाने की लकड़ी मिले उसके लिए सूखी लकड़ी एकत्रित करने के लिए ओरण की व्यवस्था की। इसको लेकर के गांव सेल्फ रेजिलिएंट बने रहें, आत्मनिर्भर बने रहें, इसको लेकर के इस तरह के विधान किए गए। और अगर किसी व्यक्ति को ओरण और ओरण की महत्ता और इकोसिस्टम में उसका प्रभाव है वो अध्ययन करना हो, तो मैंने कल कहा था कि उससे बेहतर जगह जो है, भादरिया राय से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। लेकिन कालांतर में हमारे ऋषियों मनीषियों ने एक विधान किया था हमारी समाज व्यवस्था में कि जो कुछ देता है उसको हमने देवता माना। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमने उनको देवी के रूप में, देवता के रूप में पूजा, माँ को सर्वोच्च स्थान दिया। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमने उसको देव के रूप में पूजा, हमने उसको सर्वोच्च स्थान दिया। कपिला गौ माता हमें दूध देती है, औषधि देती है, खाद देती है, हमने उसको जो है माँ के रूप में पूजा। वृक्ष हमें फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उनको देव के रूप में पूजने का विधान किया। पहाड़ हमें औषधियाँ देते हैं, जो भी देता है, नदियाँ हमें जीवन देती है, उनको हमने देव के रूप में पूजने का विधान किया। धरती माता हमको जन्म से लेकर के मृत्यु तक भोजन भी देती है और आश्रय भी देती है, उसको हमने देवी के रूप में पूजा। और जिसको देवता माना उसके साथ में हमने सहज संबंध के लिए उसकी परिक्रमा करने या उसको राखी बांधने का हमने विधान किया। इस महत्ता को समझते हुए कि इस पूरी इकोलॉजी में, पर्यावरण की रक्षा में, इन सब विषयों की महत्ता है, धर्म के रास्ते से हमने, हमारे ऋषियों मुनीषियों ने हमारे को उसके साथ में जोड़ा था। लेकिन कालांतर में धर्म का तंतु जब कमज़ोर हुआ, हमने देखा ओरण गोचर पे जिस तरह से कब्जे हो रहे थे, लेकिन उसको लेकर के सख्त कानून बने। ओरण निश्चित रूप से हमारे इकोलॉजी के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन हमको इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि उनकी उपयोगिता कितनी बची।
क्योंकि जिस उपयोगिता के साथ में ओरणों को चिन्हित किया गया था या हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए जगह डिमार्केट की थी, उस डिमार्केटेड जगह का जो उपयोग होता था लकड़ी एकत्रित करना, अब वो शायद उज्ज्वला आने के बाद में, हर गैस तक चूल्हा आने के बाद में, मैं कल भाषण में हंसते हुए कह रहा था कि जैसे पुराने ज़माने में छुक छुक रेलगाड़ी को छुक छुक गाड़ी कहते थे, अब छुक छुक के शब्द से आने वाली पीढ़ी नहीं पहचानेगी, क्योंकि वो उसकी प्रासंगिकता समाप्त होगी, उसने उपयोगिता समाप्त होगी। जो अनुपयोगी हो गया है वो अंततः समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर के हमारे ओरण हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, इसको हमको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। कानून उसके लिए अपना काम करता है। देश की कानून व्यवस्था में ऐसे ओरण जो डीम्ड फॉरेस्ट है या जो गौचर होगा, जो तालाब की ज़मीन होगी, उसके संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, देश के कानून से होता है। लेकिन जो नोटिफाइड नहीं है उनको नोटिफाइड करने के लिए निश्चित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं इस बात को पहले से इस बात के लिए चर्चा करता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो खुद सीमा जन कल्याण समिति में काम करते हुए सरै नर्थानिया गौचर की लैंड अलॉट नहीं है उसको लेकर के केस लड़ा है। लेकिन उसको उपयोगी बनाने के लिए जो आवश्यक है, आपने अभी चर्चा की, मैं इस क्षेत्र में जब काम करता था, हमने समाज से धनराशि एकत्रित करके उसकी फेंसिंग की। हमने खुद घूम करके, मैंने आदरणीय अरुणकांत जी के साथ में उस समय घूम करके, दिलीप जी और ये सब लोग उस समय हमारे सहयोगी साथी हुआ करते थे, माननीय अंबालाल जी जोशी इसी बाड़मेर की धरती से हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। सुंदरा से लेकर के, म्याजलार से लेकर के, इस पूरे क्षेत्र से एक निशान ट्रक को लेकर के खुद चला करके सेवन का बीज इकट्ठा करके सरै नथानिया गौचर में लगाया। मैं आपसे भी कहूँगा कि कभी उस रोड पर जाने का, कोलायत के मार्ग पर जाने का अवसर मिले, इस मौसम में जाकर के देखना चाहिए। गाय खड़ी होगी, दिखाई नहीं देगी। गौवंश के चरने के लिए उनकी उपयोगिता है, महत्ता है, ये निश्चित रूप से मानना चाहिए और उसको एक लेजिटिमेट वे से उनका संरक्षण हो, इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसको लेकर के जो जागृति बनी है उसको लेकर के इस व्यवस्था को और ठीक होगा, क्या किया जाएगा। सर, एक मिनट पहले स्टेट जो है वो यहाँ बाद में बात करते हैं, पहले एक बार इनको बात करते हैं। तमाम प्रकार के एक मिनट भाई है। ISPR ने कल भारतीय जो संचालनाध्यक्ष के बयान के बाद जिस तरीके से कहा है कि हम भूगोल से मिटेंगे तो भारत को भी साथ में मिलना पड़ेगा। ISPR कौन है? पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी चीज। क्या मानते सर, ये जो रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, भारत इसको लेकर कितना? मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जब 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया गया और पाकिस्तान द्वारा प्रतिकार करने के बाद भी जिस तरह का जवाब दिया गया, उनके सारे एयर इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को जब कॉलेप्स कर दिया गया और घुटनों पे आकर के जिन लोगों ने गुहार लगा करके और युद्ध विराम किया हो, उनके जबानी वार से देश जो है वो घबराने वाला नहीं है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत की सेना सशक्त है, भारत की सेना अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है और भारत का नेतृत्व जो है वो सशक्त हाथों में है। इस तरह की गीदड़ भभकियों के सामने न तो भारत ने कभी झुका, अपने आप को कमज़ोर महसूस किया है, न कभी झुका है। और ये जो एटॉमिक पावर की धमकी देने थे, उसका गुब्बारा भी अब के बार मुझे लगता है कि फुस हो गया है। ये फुस हुए हुए गुब्बारे बोलते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस पर दुनिया में अब कोई भी इसको जो है वो गंभीरता के साथ में नहीं लेता। सर, चीन अमेरिका की पाकिस्तान से नज़दीकियाँ बढ़ रही है और पिछले दिनों जो सऊदी अरेबिया से जो इनका समझौता हुआ है उसको भारत सरकार किस तरीके से देख रही है? देखिए, भारत की वैश्विक पटल पर, मैं केवल सामरिक दृष्टिकोण से बात नहीं करता, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी, चाहे G20 का प्लेटफॉर्म होगा, चाहे G7 का प्लेटफॉर्म होगा, चाहे ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म होगा, कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म, पिछले 11 साल में भारत ने इतनी सशक्तता हासिल की है कि भारत के विरोध में कहीं किसी तरह से कोई फैसला हो जाए वो अब संभव नहीं। अब भारत ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स पर सेंटर स्टेज में खड़ा है। मैं तो अभी 4 दिन पहले दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के एक ऐसे सम्मेलन से लौटा हूँ जहाँ 165 देशों के कल्चर मिनिस्टर सम्मिलित थे। बार्सिलोना में मैंने गर्व के साथ में इस बात को अनुभव किया है कि भारत द्वारा बनाए गए सांस्कृतिक संरक्षण या संस्कृति के संरक्षण के दिशा में जो मार्ग G20 में भारत ने अपनी अध्यक्षता के समय काशी कल्चर पाथवे से शुरू किया था, आज पूरी दुनिया उस कदमों पे चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर मिशन लाइफ से लेकर के योग तक पूरी दुनिया कदम ताल करती हुई दिखती है। ये नया भारत है
और ये नए भारत इस तरह के जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस जो हैं उनसे कहीं विचलित नहीं होता। अब भारत के हितों के विरुद्ध किसी तरह का निर्णय हो सके ये संभव नहीं है। ये सक्षम भारत है जब पूरी दुनिया पहलगाम के बाद में भारत के पक्ष में खड़ी थी। पूरी दुनिया आतंकवाद के विरुद्ध भारत के उस जो प्रतिकार भारत ने किया था उसके समर्थन में खड़ी थी। मुझे लगता है कि इन जियोपॉलिटिकल छोटे मोटे फैसलों से अब भारत पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी से जुड़ा हो हुआ गया। छोटा सवाल। सर, इसी से जुड़ा हुआ कला सवाल। संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से आप चाहे सेंट्रल हो या स्टेट कोशिशें कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। चाहे पिछले दिनों मलानी कार्यक्रम हुआ या फिर आने वाले दिनों में थार महोत्सव में यहाँ के लोगों को, यहाँ के कलाकारों को जो मौका नहीं मिल रहा या उसे कहीं ना कहीं लोग दूर रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास करें? देखिए, प्राथमिक रूप से टूरिज़्म और कल्चर दोनों स्टेट का सब्जेक्ट होता है। यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल गवर्नमेंट ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अगर मैं पर्यटन के ओवरऑल देश के मानचित्र के दृष्टिकोण से देखूँ, कोविड का प्रभाव जो पर्यटन पर स्वाभाविक रूप से जिस तरह का दुष्प्रभाव पड़ा था, उसके बाद में दुनिया के बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज़ ने जिस तरह का वापस रीग्रोथ किया है, वापस पुनर्विकास किया है, उसमें भारत टॉप 10 कंट्रीज़ में है। भारत की जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या जो है, हमने ऑल टाइम हाई जो 2019 से था उसको छू करके उसको क्रॉस किया। अब लगभग 2 करोड़ विदेशी सैलानी पिछले साल में 2024-25 के साल में भारत में आए हैं। लेकिन दुनिया के इन दूसरे देशों के कंपैरिजन में भारत की बड़ी ताकत जो है टूरिज़्म के दृष्टिकोण से, वो हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म, जो हमारा देशी पर्यटन है, हमारे नागरिकों का, स्थानीय भारतीय नागरिकों का पर्यटन है। भारत की कुल जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। पिछले 1 साल में भारत ने टोटल भारत के नागरिकों की पर्यटन यात्राएं वो 294 करोड़, वो दुनिया में कहीं किसी के पास में नहीं हो सकता। इसमें 66 करोड़ लोग जो कुंभ में गए थे उनको हमने सम्मिलित नहीं किया। इसलिए भारत में टूरिज़्म की संभावनाएं जितनी बड़ी और जिस गति के साथ में ग्रो हो रहा है, जो टूरिज़्म को एनालाइज करने वाले ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये सब मानते हैं कि भारत में टूरिज़्म सेक्टर जो है वो 21% CAGR की गति से बढ़ रहा है और भारत आने वाले समय में वैश्विक टूरिज़्म का केंद्र बनेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड के टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी राज्य सरकार को 350 करोड़ रुपए की योजना है जो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारा जयपुर है, जिसको दुनिया के टॉप 3 डेस्टिनेशन सिटीज़ में काउंट किया गया है, उसके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने 350 करोड़ रुपए की राज्य सरकार को सहयोग राशि दी है। राज्य का पर्यटन भी बढ़े और भारत की संस्कृति जो विविधताओं से भरी हुई संस्कृति है, उसकी ताकत के आधार पर हम पूरी दुनिया में अपनी एक नई पहचान को और एक वैश्विक पहचान को सुदृढ़ कर पाएँ। इसके लिए हम देश में माननीय मोदी जी की सरकार के में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करें। गजेंद्र सिंह जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाड़मेर में पर्यटन को लेकर के मुझे लगता है पहले वाली भी सब इम्पोर्टेंट थी सर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बात लेकिन कर रहे हैं। बाड़मेर में जो NH है 68 है, उससे उस साइड में कोई भी पर्यटक नहीं पहुंच पा रहा है, तो विदेशी जो विदेशी लोग हैं उनके लिए क्या? मुझे लगता है कि जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, अब से पहले राजस्थान सरकार ने एक बार इस तरह का नोटिफिकेशन किया था। मुझे लगता है कि वो जो है जाहिर तौर पर बात करने का विषय नहीं है। उसके पीछे जो जिस तरह से यहाँ पर रेडिकलाइजेशन की कोशिशें हो रही थी, बॉर्डर ओपन था, क्योंकि मुझे वर्षों तक, दशकों तक इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। इस बॉर्डर की सेंसिटिविटी और इस बॉर्डर में जिस तरह से बॉर्डर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का केंद्र बन रहा था, उसको देखते हुए उस समय इसका निर्णय किया गया था कि NH 15 और 68 के उस पार पर विदेशी कोई भी यदि जाता है या देश का नागरिक भी अन्य प्रांत से आता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको ऑलरेडी विड्रॉ कर दिया गया। बॉर्डर टूरिज़्म खड़ा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र पर टूरिज़्म का वर्टिकल नए सिरे से खड़ा हो, इसको लेकर के भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, देश के रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय तीनों के साथ मिलकर के एक व्यापक योजना बना रहा है। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने अभी जो है चाइना बॉर्डर के साथ लगते हुए क्षेत्र में टूरिज़्म को विकसित करना, क्योंकि वहाँ बहुत प्राथमिकता और आवश्यकता भी थी। उसको लेकर के हमने एक नई योजना भी विकसित की है, जिस पर हम नए होम स्टेज बना करके नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र पर भी और अधिक विकास हो,
जो रेस्ट्रिक्शंस अभी कुछ एरिया में स्पेशली जैसलमेर में हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को हम विड्रॉ करके, बाड़मेर में बहुत छोटे एरिया में है, उसको विड्रॉ करके बॉर्डर तक से हमारे लोग जा सकें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले थोड़े समय में आप लोगों को उसमें सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, बासनपीर की घटना और डांगरी की घटना, आप लंबे समय से इस इलाके में, इन तमाम घटनाओं को आप सर किस नज़रिए से देखते हैं, ये जो दोनों घटनाएं थी? देखिए, हर घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करना और किसी भी घटना को, दुर्घटना को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा करना, मैं परिपक्व लोकतंत्र में इसको बहुत अच्छा नहीं मानता, अगर मुझे व्यक्तिगत राय से पूछा जाए। क्योंकि भारत में एक सशक्त सिस्टमैटाइज न्याय प्रणाली है, हम उस पर आस्था और विश्वास रखते हुए हम सबको आने वाले समय में लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए काम करना चाहिए। भारत के लोकतंत्र में कहीं भी किसी भी तरह से रिलीजियस फेथ के आधार पर भेदभाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मुझे लगता है कि भारत को यदि विश्व के नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में स्थापित होना है, हम सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर कहीं कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की सह आशय प्रयास करेंगे, कठोरता के साथ में उनका प्रतिकार किया जाना चाहिए। उनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं होगी, न सरकारी तौर पर होगी, न सामाजिक तौर पर होगी। थैंक यू।